नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी को सुप्रीम झटका लगा है और ये अनायास ही नहीं कहा जा रहा है। दरअसल नरेंद्र मोदी के खिलाफ पिछले 4-5 साल से अभियान चल रहा है इस बात को लेकर कि किसी तरीके से उन्हें सत्ता से बेदखल किया जाए। और इसके जो अगुआ हैं वो राहुल गांधी बने हुए हैं। बाकायदे सोरस फंडेड जो है वो पैसा आ रहा है और उस पैसे के जरिए भारत के भीतर एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। फौरी तौर पर जो कवायद है वो ये कि जनता सड़क पर उतरे। अब इसमें जी जान से कांग्रेस लगी हुई है, कांग्रेस के जो सर्वे सर्वा हैं वो लगे हुए हैं। पर हुआ क्या कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने इन लोगों को सबसे बड़ा झटका दे दिया। तब सवाल उठता है कि आखिर में कोर्ट में क्या हुआ, उसको समझेंगे। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की कोशिशें नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो रही हैं और उसमें कैसे कांग्रेस और राहुल गांधी इन्वॉल्व है। बड़ी चीज यह है कि इसे समझने के लिए आपको दो उदाहरण देता हूं जो ये बता रहा है कि किस तरीके की कॉन्स्पिरेसी चल रही है। और ये जो उदाहरण है ये बेहतरीन, आप ये कहें कि आज के समय में केस स्टडी है इस बात की कि कैसे अमेरिका, जॉर्ज सोरस मिलकर अपने मन मुताबिक सत्ता लाना चाहते हैं। अभी अलग बात है कि भारत में वो मुंह खा रहे हैं, क्योंकि यहां नरेंद्र मोदी की अपनी जो लोकप्रियता है वो है ही है। साथ ही साथ यहां के जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है वो इतने मजबूत हैं कि वो इस तरह की गिदड़ भभकियों से और ऐसे फर्जी अभियानों से न डरते हैं और न उसके सामने झुकते हैं। लेकिन पहले उस केस स्टडी को देखिए और उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह की कवायद चल रही है। इसमें पहला और सबसे बेहतरीन उदाहरण जो है वह है वेनेजुएला का। देखिए, वेनेजुएला में जो हुआ है, निकोलस मादुरो को जिस तरह से ये लोग उठा कर लेकर गए हैं, आप ये समझिए कि वेनेजुएला के लिए तो सीधा आदेश था ट्रंप प्रशासन का, डीप स्टेट का, कि हमें जो है मादुरो को हटाना है। एकदम सीधा था। क्यों भाई? बड़ा तेल पाया जाता है, दुनिया का सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला में पाया जाता है। अब वो तेल अमेरिका के हाथ से अगर बाहर रहे तो ये तो अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। और खास तौर से उसकी जो ऑयल लॉबी है, तो ऑयल लॉबी तो खार खाए हुए बैठी हुई थी। और चूंकि उसने बड़ा पैसा लगा रखा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, तो ट्रंप जो है चुप नहीं बैठ सकते थे। सो इन लोगों ने CIA के जरिए वहां तक था पलट करा दिया। उसी तरह की सुपारी जो है इन लोगों ने भारत में दे रखी है। बस फर्क इतना है कि भारत वाले मामले में कोई खुला आदेश नहीं है, लेकिन जो संकेत हैं वो साफ बता रहे हैं कि किस तरह की कोशिश चल रही है। अभी वेनेजुएला में क्या किया गया था, ये जो सीधा CIA को भेजने से पहले वहां पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए और हवाला दिया गया कि साहब लोकतंत्र यहां जो है वो हाईजैक कर लिया गया है। यानी निकोलस मादुरो की जो जीत है उस जीत को कहा गया कि नहीं, ये तो चुनाव रिग करके जीते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे बांग्लादेश में कहा गया। अब आप देखिए कि क्या दिलचस्प चीजें चल रही है। दो चीज, एक प्रतिबंध और दूसरा डेमोक्रेसी। अब आप देखिए कि ये दोनों ही चीजें भारत के ऊपर थोपी गई हैं साहब, थोपी। और उससे पहले क्या किया गया? उससे पहले CIA ने भारत के पड़ोस में अपने गुर्गे बैठाने शुरू कर दिए। कैसे? बांग्लादेश में तख्ता पलट कराया। और यही हुआ था। बांग्लादेश में क्या हुआ है? यही सब हुआ है कि साहब लोकतंत्र वहां खतरे में है। नेपाल में कहा गया कि साहब बड़ा भ्रष्टाचार है। ठीक, हमारे पड़ोस में सारा खेल किया गया और उस खेल के पीछे का बस एक ही कारण था कि किसी तरह से भारत में पेनिट्रेट किया जाए। ये साहब पेनिट्रेट किए, खरीद फरोख्त शुरू किए, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार को हटा नहीं पाए। ये उसके बाद फिर क्या शुरू हुआ? उसके बाद शुरू हुआ कि भारत के ऊपर सैंक्शन लगा, टैरिफ खेल का शुरू हुआ। फिर इनको लगा कि साहब टैरिफ से बात नहीं बन रही है, तो इन्होंने कहा कि साहब लोकतंत्र ही खतरे में आ गया है। अब लोकतंत्र खतरे में आ गया तो आप यही कहेंगे कि चुनाव रिग हो रहा है, यही तो आप कहेंगे। तो अब देखिए कि
ये खेल यहां कौन शुरू कर रहा है, इस खेल का पोस्टर बॉय कौन बना हुआ है। तो फिर ये क्यों ना कहा जाए कि राहुल गांधी जो है वो उनके इशारे पर खेल रहे हैं। और ये कहने में भी अब कोई संकोच नहीं है कि जॉर्ज सोरस के एजेंडे पर डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं। ये एकदम स्पष्ट हो चुका है। यानी जब आर्थिक हित की बात आती है तो वहां सब कुछ बेकार है। एक ही चीज है कि अपना मुनाफा, और वो मुनाफा डोनाल्ड ट्रंप को दिलाना पड़ेगा ऑयल लॉबी को, और वो प्रभावित हो रहा है भारत की वजह से, नरेंद्र मोदी की वजह से। इसलिए नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए जो करना हो वो किया जाए। कैसे प्रभावित हो रहा है ये भी आप समझिए, फिर मैं आपको और डिटेल देता हूं जहां से हमने शुरुआत की कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे झटका लगा। भारत ने रूस से कहा है कि हम सारा व्यापार रूबल में करेंगे। यह तब कहा गया है जब वेनेजुएला में गैर कानूनी हस्तक्षेप किया है। किसने? अमेरिका ने। क्योंकि देखिए अब वो वेनेजुएला में घुस गए तो इसका सीधा सा मतलब है कि डॉलर मजबूत होगा। डॉलर मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ठीक संकेत नहीं है। इसलिए पीएम ने सीधा कहा कि हम जो है रूबल में व्यापार करें रूस से, यानी हम तेल और खरीदेंगे। देखिए सारा हमारा जो 1/3 तेल है वहीं से आता है, और सबसे ज्यादा हमें अगर किसी चीज के लिए, किसी कमोडिटी के लिए डॉलर की जरूरत है तो वो तेल है। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम रूबल में ही करेंगे, और वेनेजुएला में हमारा निवेश हो रखा है। ये तो अमेरिका के आप एक तरह से कहें कि ड्रामे की वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। ये लोग जो प्रतिबंध वगैरह लगा देते हैं, अब आप प्रतिबंध हटाएंगे तो हटाएंगे कि आप ही की सरकार रहेगी तो आप हटाएंगे ही, तो हम तेल तो लाएंगे लेकिन हमारा सब कुछ डॉलर में होगा क्योंकि वहां तो अमेरिका है। तो हमें डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करनी है। उसके लिए जरूरी यह है कि जो हमारे मित्र देश हैं रूस जैसे, उनसे कहा जाए कि हम अपनी करेंसी में व्यापार करते हैं। तो ये तो पीएम ने पहला काम ये कहा कि नहीं, हम लोग जो है इनको जो डॉलर का करना है करने दीजिए, हम लोग रूबल में व्यापार करेंगे। ये पहली और सबसे बड़ी चीज हुई है कि इनका जो पूरा खेल है ना उस खेल को ही बर्बाद कर देना है। दूसरा क्या कर रहे हैं ये आप देखिए कि किस तरह से चीजों को घुमाया जा रहा है और कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। उस कोशिश में देखिए ये जो वेनेजुएला वाला मामला है ये खतरा है भारत के लिए। इसीलिए सीधा सीधा जो है वो कहा गया किससे? रूस से, कि हम लोग अब इस तरह से करेंगे ताकि डिपेंडेंसी कम हो। देखिए जब आप वेनेजुएला पर हमला कर रहे हैं ना, ये वैसे दौर में कर रहे हैं जब वेनेजुएला ब्रिक्स में आना चाहता था, और ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है 2026 की वो भारत के पास है। ये सीधे सीधे भारत को चुनौती है। भारत में एक तरह से कहें कि अस्थिरता पैदा करने की कवायद है, और उसी कवायद को ख्याल में रखते हुए सीधे सीधे रूस से रूबल वाला मसला कहा गया कि रूबल में बात किया जाएगा। तारिक रहमान को संदेश दिया गया कि बांग्लादेश को संभालो और यूनुस को साइडलाइन करो। तीसरी चीज क्या हुई? तीसरी चीज जो ये लोग करने की कोशिश किए वो है आर्थिक प्रतिबंध, लेकिन भारत का उसके ऊपर कोई असर पड़ा नहीं खास। लेकिन ये क्यों लगाया जाता है? इसीलिए लगाया जाता है ताकि जनता अपने जनप्रतिनिधि के खिलाफ खड़ी हो जाए। ईरान में क्या हो रहा है या वेनेजुएला में क्या हुआ था, यही हुआ। ईरान में यही चल रहा है और वेनेजुएला में यही हुआ, बांग्लादेश में यही हुआ। जनता को खड़ा किया जाता है। आर्थिक प्रतिबंध लगा दीजिए। और दूसरा ये जो डेमोक्रेसी वाला है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं कि चुनाव रिग किए जा रहे हैं। उनका यही आरोप है मोटे तौर पर। क्या है कि साहब जो है मतदाता सूची गड़बड़ कर दी जा रही है। पहले कह रहे थे ईवीएम ही गड़बड़ कर दी गई है। लेकिन ये जो राहुल गांधी का अभियान है, इस अभियान को जनता ने जो है खारिज किया। बिहार की जनता ने इनको दौड़ा लिया, और कर्नाटक की जनता ने कहा कि राहुल गांधी झूठे हैं। मतलब ऐसे नहीं कहा, लेकिन जो सर्वे हुआ उस सर्वे में कर्नाटक की आवाम ने ईवीएम के प्रति अपनी विश्वसनीयता जाहिर की कि हमारा विश्वास है ईवीएम में।
तो ये क्या है? सीधा सा मतलब है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी की बात पर उनको भरोसा ही नहीं है। इसका सीधा सीधा संकेत और संदेश यही है। यानी राहुल गांधी जो जार सोरस फंडेड एनजीओ के सहारे भारत के भीतर एक माहौल बनाने में लगे हुए थे और लगे हुए हैं, और ताकि जनता सड़कों पर उतरे और नरेंद्र मोदी के खिलाफ आंदोलन किया जाए, उसको आवाम ने खारिज कर दिया कि नहीं, ये जो तुम वोट चोरी का बता रहे हो इसका कोई मतलब ही नहीं है। पहला क्या हुआ, जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने की कोशिश हुई उस पर भारत की जनता ने मुहर लगाने से मना कर दिया, और दूसरी जो कवायद हुई जिसमें राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और इनका पूरा इकोसिस्टम कि साहब चुनाव ही कंप्रोमाइज्ड है, उसको जनता ने खारिज कर दिया। पहले तो अपने मतदान के जरिए खारिज किया और फिर जो ओपिनियन पोल हुआ उसके जरिए खारिज किया कि नहीं, बेकार है, तुम्हारे बात में कोई दम नहीं है। फिर क्या खेल किया गया? फिर खेल किया गया कि ये जो डीप स्टेट का लाडला है न्यूयॉर्क का मेयर, इसने चिट्ठी लिखा, उमर खालिद कुल। ये चिट्ठी क्यों लिखी गई? ये चिट्ठी इसीलिए लिखी गई थी क्योंकि इनको पता था कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इनके बेल की सुनवाई करेगा, और जब अमेरिका का बैठा हुआ कोई व्यक्ति ये कहेगा, और कोई व्यक्ति नहीं, वो न्यूयॉर्क का मेयर है, वो अगर कहेगा कि हम आपको देख रहे हैं, तब जुडिशरी पर दबाव पड़ेगा कि भाई देखिए तो मामला बड़ा अंतरराष्ट्रीय हो चुका है, कम से कम इसके बारे में कुछ किया जाए, कुछ नहीं तो बेल ही दे दिया जाए। यह इसीलिए किया गया था पूरी कवायद। लेकिन क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? इन्होंने चिट्ठी पत्र लिखी, और क्यों लिखी? यह इसलिए लिखी गई क्योंकि राहुल गांधी चाहते थे लिखी जाए। सीधा संबंध, राहुल गांधी यानी कांग्रेस के समय में ही मीरा नायर उन्हीं का पुत्र है जो न्यूयॉर्क का मेयर है। मीरा नायर को इन्होंने नागरिक सम्मान दिया था, अरे जो पद्म सम्मान दिया जाता है वही मिला था मीरा नायर। और ये पूरा जो है एजेंडा चलाते हैं किसका? कांग्रेस का। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब वो मेयर बने तो उन्होंने भाषण में कहा कि नेहरू को आप मिटा नहीं सकते। तुम्हारा नेहरू से क्या लेना देना भाई? तुम अमेरिका के नागरिक, हम यहां नेहरू की आलोचना करें, अटल बिहारी वाजपेयी की आलोचना करें, इंदिरा गांधी की आलोचना करें, नरेंद्र मोदी की आलोचना करें, हमारा जिसका मन कहेगा हम आलोचना करेंगे। हु आर यू? आप कौन होते हो भाई बोलने वाले? लेकिन वो वहां से बोल रहा है, तो वहां से उसने चिट्ठी लिखी, और वो चिट्ठी लिखवाई गई ताकि जुडिशरी पर दबाव पड़े। लेकिन जुडिशरी ने कहा कि हम भारत की न्यायपालिका हैं, ऐसे जो चिट्ठी आ जाती है, 2 कौड़ी के लोग चिट्ठी लिखकर भेज देते हैं, उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सीधा सीधा ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये चिट्ठी पत्र इसीलिए लिखाई जाती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार ये तो यूएपीए की तरह अंदर बंद है, इस पर इसके ऊपर इतने संगीन आरोप है, प्रथम दृष्टया जो आरोप लगे हैं वो सब ठीक दिखाई दे रहे हैं, तो कैसे इसको मैं बेल दे दूं? तो ना शरजील इमाम को बेल मिला, ना उमर खालिद को बेल मिला। जाओ, ये क्या है? ये सुप्रीम झटका है उन लोगों के लिए जो भारत में उपद्रव गढ़ना चाहते हैं। यह अर्बन नक्सल के गाल पे तमाचा है। और मैं सबसे बड़ी बात यह कहूंगा कि यह राहुल गांधी और उनके पीछे खड़े लोगों के लिए सबक है, क्योंकि जिसे अर्बन नक्सल कहा जाता है वो पूरा गुट अगर एक तरह से आप देखें तो लामबंद है राहुल गांधी के पीछे। वो प्रियंका वाड्रा को देखना नहीं चाहता है। आप नाम ले लीजिए, उसके सामने प्रियंका वाड्रा भड़क जाता है वो। जबकि अगर भाई बहन में तुलना हो तो सबसे ज्यादा काबिल प्रियंका को माना जाता है। और अगर जो लोग कांग्रेस कवर कर रहे हैं वो ये जानते हैं कि 2014 में जब ये हो रही थी बातचीत कि किसको आगे किया जाए, तब उस समय जनार्दन द्विवेदी संगठन महासचिव हुआ करते थे। किसके? कांग्रेस के। उन्होंने कहा था कि साहब जो है राजीव गांधी चाहते थे कि प्रियंका को आगे बढ़ाया जाए। यानी वहां का जो ओल्ड गार्ड है वो प्रियंका के साथ ही खड़ा है। उसका कारण है कि ये जिस तरह से अर्बन नक्सलियों ने घेर लिया है वो कांग्रेस को रसातल में ही ले जाएंगे। लेकिन खैर अभी हमारे चर्चा का विषय ये नहीं कि कांग्रेस रसातल में जाएगी या नहीं जाएगी। अपना विषय ये है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो ये साजिश चली, जो ये षड्यंत्र चला, उस षड्यंत्र को सबसे बड़ा तमाचा जो है अगर किसी ने लगाया तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया।
और वो किसी के अगर गाल पर पड़ा है तो वो राहुल गांधी है। और वो लोग जो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और इनके कंधे पर बैठकर नरेंद्र मोदी की सरकार को हिलाना चाहते हैं, ये उन सब के लिए सबक है। बाकी आपकी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।